बनाने के। हम लोग पहुंचे थे अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज में। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ये चल रहा था अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज। इसमें मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता चुका हूं और 2 जर्नल एंट्रीज थी, उतना मैंने बता दिया। ये जर्नल एंट्री थे, यहां तक मैंने समझा दिया था। अब हम लोगों को करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना वैसे इजी होता है, बट यहाँ पे जो बैलेंस शीट हमको बनानी है बेटा, वो वर्टिकल फॉर्म में बनानी है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दी होगी। हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज और राइट साइड पे एसेट्स, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म हुआ। लेकिन आंसर में जो बैलेंस शीट बनानी है वो वर्टिकल फॉर्म में बनानी है। तो बैलेंस शीट ऑफ जो न्यू कंपनी का नाम हो, जयश्री लिमिटेड, एज ऑन जो भी डेट क्वेश्चन में दी हो। इस चैप्टर में डेट्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। बैलेंस शीट जो हमको बनानी है वो वर्टिकल फॉर्म में बनानी है। आप लोगों ने 12th में भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखा है वर्टिकल फॉर्म का। ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट 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 इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम, फिर सबसे पहले कैपिटल एंड लायबिलिटी, जो भी सारे हमारे हेडिंग्स थे वर्टिकल फॉर्म के। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत हेडिंग्स हम कम लिखेंगे तो चलेगा। सबसे पहले था इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो पहली हेडिंग होती है मेन हेडिंग, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसके नीचे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के नीचे शेयर कैपिटल, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये हेडिंग्स याद करने हैं आपको। मेन हेड, सब हेड, जैसे आपने 12th में याद किया होगा, मेन हेड और सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे फिर हम लोग एक टोटल करेंगे। ये लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। अब एसेट साइड, एसेट साइड की हेडिंग लिखी एसेट्स। इसमें 2 मेन हेड होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। मेन हेड, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और अंदर सब हेड्स तो बहुत सारे होते हैं। मैं 12th में आपको ऐसे बताता था बी सी डी डी एफ, अगर आपको याद आ रहा हो। बी सी डी डी एफ क्या था? बी सी डी डी एफ मतलब शेयर होल्डर्स फंड में 2 पार्ट्स या रिजर्व्स एंड सरप्लस में 3 पार्ट्स। तो इस तरीके से बी सी डी डी एफ, फिर 4 पार्ट्स, फिर 4 पार्ट्स, फिर 6 पार्ट्स। करंट एसेट्स के नीचे, करंट एसेट्स के मेन हेड करंट एसेट होता है, उसके नीचे सब हेड्स 6 होते हैं। खैर उतना ज्यादा डिटेल में अभी कॉलेज में नहीं करना है। अब ये मेन हेड लिख दिए मैंने सारे, ये सारे मेन हेड्स हैं। शेयर होल्डर्स फंड मेन हेड हुआ, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज मेन हेड हुआ, करंट लायबिलिटीज मेन हेड हुआ, लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। फिर एसेट साइड, नॉन करंट एसेट्स मेन हेड हुआ और करंट एसेट्स मेन हेड हुआ। मैं थोड़ी बहुत लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। आप लोगों को क्या पहले से पता नहीं चलेगा कि किसमें कितनी लाइंस छोड़े? इससे अच्छा सब जगह पे ज्यादा लाइंस छोड़ देना। हर एक मेन हेड और सब हेड के बाद, मेन हेड ही लिखा है हमने, हर एक मेन हेड के बाद 5-6 लाइन छोड़ देना। आगे अब शुरू करते हैं। अच्छा, रूल्स में बताऊं, मैं थियरी वाले पेजेस में जाता हूं और एक रूल बताता हूं। ये थियरी वाले पेजेस, ये थियरी वाले पेजेस हमारे। थियरी वाले पेजेस में रूल्स में
मैं यहाँ पे रूल करके लिख देता हूं। क्या सुनना ध्यान से, ए बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी, balance sheet of new company is prepared only from journal entries of new company। मतलब बैलेंस शीट जो है न्यू कंपनी की, अगर आपको न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है तो सिर्फ न्यू कंपनी की जो जर्नल एंट्री है, यदि अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है उसमें 2 ही जर्नल एंट्री है, सिर्फ उन जर्नल एंट्रीज को देखो और जर्नल एंट्रीज में दे फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज, सिर्फ जर्नल एंट्रीज को देखना है, उसी में दे बैलेंस शीट बनानी है। और जर्नल एंट्रीज में दे जो भी सारी अमाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट में है उसको आप एसेट में लिखोगे, डेबिट अमाउंट्स इक्वल टू, आप सारी डेबिट अमाउंट्स को एसेट साइड पे लिखोगे, और जो भी सारी जर्नल एंट्री में क्रेडिट अमाउंट्स हैं वो आप लायबिलिटी साइड पे लिखोगे। ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना, अभी नहीं बाद में। जर्नल एंट्री में जो भी डेबिट साइड पे है उनको एसेट साइड पे लिखना, पर प्रॉपरली मेन हेड सब हेड देखना। जो भी जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड पे है उसको लायबिलिटी साइड पे लिखना। और आगे जर्नल एंट्री में जैसे एक आएगा पहली एंट्री में और दूसरी एंट्री में, दोनों में मैसर्स ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म, तो मैसर्स ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ और दूसरी एंट्री में डेबिट हुआ, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। तो check that if any account is on both sides in journal entries। कहने का मतलब है जर्नल एंट्रीज में चेक करना, जैसे मैसर्स ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। फिर आप देखोगे जर्नल एंट्रीज में पहली एंट्री में भी कैश एंड बैंक अकाउंट होगा, दूसरी एंट्री में भी कैश एंड बैंक अकाउंट होगा। पहली ये मैंने बताया कि अगर दोनों साइड पे है, मैसर्स ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म दोनों साइड पे है, तो उसको डेबिट क्रेडिट कैंसिल कर दो। लेकिन जैसे कैश एंड बैंक है तो कैश एंड बैंक पहली एंट्री में डेबिट हुआ, दूसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ, तो ऐसे नाम भी आपको चेक करने हैं कि डेबिट में बढ़ा है कि क्रेडिट में बढ़ा है। तो इफ एनी अकाउंट इज more than once in journal entries, तो आपको क्या करना है, आपको उसका डिफरेंस निकालना है, डेबिट माइनस क्रेडिट, एंड फाइंड द डिफरेंस दैट इज डेबिट माइनस क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट। अगर जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है तो आप डिफरेंस फाइंड आउट करो, डेबिट माइनस क्रेडिट करो कि कैश अकाउंट डेबिट इतना, कैश अकाउंट क्रेडिट इतना, तो डिफरेंस कितना हुआ। अगर डेबिट में अमाउंट ज्यादा है तो आपको वो अकाउंट, जैसे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट में अमाउंट ज्यादा है तो आपको वो अकाउंट एसेट साइड पे लिखना है। इफ द डेबिट टोटल इज मोर देन that account should be recorded on asset side, and obviously if the credit total is more, if the credit total is more then that account should be recorded on liability side। तो बेसिकली आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज चेक करनी है, जर्नल एंट्री में जो भी डेबिट हो वो एसेट साइड पे लिखना है, जो भी क्रेडिट हो उसको लायबिलिटी साइड पे लिखना है। अगर कोई डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाए तो उसको बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, डेबिट भी हो गया क्रेडिट भी हो गया, डेबिट में भी इक्वल अमाउंट है क्रेडिट में भी इक्वल अमाउंट है तो कैंसिल हो गया तो उसको न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। बाकी डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे है कोई अकाउंट तो आपको डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस उस साइड लिखना है जिस साइड का टोटल बड़ा था। ओके डन। ये बैलेंस शीट बनाने के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग न्यू बैलेंस शीट। मैं हमेशा न्यू क्यों बोलता हूँ,
क्योंकि जो क्वेश्चन में दी हुई होती है वो ओल्ड बैलेंस शीट होती है और हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो न्यू बैलेंस शीट। एक और पॉइंट मैं बता देता हूं, ऑलवेज प्रिपेयर बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म। ये भी मैंने अभी सम्स में बताया, मतलब मेन हेड और सब हेड लिखना चाहिए वर्टिकल फॉर्म जैसे होता है। वर्टिकल फॉर्म में लायबिलिटी साइड ऊपर होता है, एसेट साइड नीचे होता है वर्टिकल फॉर्म। अभी सम्स वाले पेजेस में जाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सम्स वाले पेजेस हमारे, रूल्स लिख लेना थियरी वाले पेजेस में। अब ये जर्नल एंट्री, जैसे सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। जर्नल एंट्री नंबर 1 में ये जर्नल एंट्री लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर है। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हुआ 84,000। अब डेबिट मतलब एसेट। अच्छा, दूसरा कहीं पे भी लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एंट्री में है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट हुआ, मैं इसको एसेट साइड पे लिखूंगा 84,000। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट हुआ, मैं इसको एसेट साइड पे लिखूंगा 84,000। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है एक सब हेड आता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर आप ये सब हेड नहीं लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ मेन हेड लिखोगे नॉन करंट एसेट, मेरी गलती है, मैं लायबिलिटीज में लिख रहा हूं, मेरी गलती है, एसेट्स में आएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में 84,000 आएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप जो इसका सब हेड होता है, इसका सब हेड होता है एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ये सब हेड होता है, और एक होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। वो सब हेडिंग्स आप नहीं लिखोगे चलेगा, सिर्फ आप लैंड एंड बिल्डिंग लिख दोगे। लैंड एंड बिल्डिंग, जो क्वेश्चन में था लैंड था तो लैंड, सिर्फ आप लैंड एंड बिल्डिंग लिख दोगे चलेगा। जो सब हेड था टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो नहीं लिखना चलेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग 84,000, लैंड एंड बिल्डिंग 84,000 मैंने लिख दिया। मशीनरी ये भी नॉन करंट एसेट्स में आएगा 60,000। तो ये आंसर हमारा, यहाँ पे मैं मशीनरी लिखूंगा 60,000। बैलेंस शीट बनाना हार्ड नहीं है, ये वर्टिकल बैलेंस शीट है ना, इसलिए थोड़ा हेडिंग्स में ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट होता तो बहुत इजी होता है। स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये तीन हुए हमारे करंट एसेट। स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। 30, 25, 10, 30, 25, 10, याद रखना 30, 25, 10। थर्टी, 25, 10, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। 30, 25, 10 ये करंट एसेट्स के अंदर आएगा। मेन हेड करंट एसेट्स, वैसे तो इसके नीचे 6 सब हेड होते हैं, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप भी नहीं लिखना, आप सीधा करंट एसेट के नीचे लिख देना स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये स्टॉक हो गया, ये डेटर्स हो गया, ये बिल रिसीवेबल हो गया। इन्वेस्टमेंट्स 10,000, वैसे ये आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नीचे, बट अभी मैं इसको नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स के नीचे एक सब हेड होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, बट अभी मैं सीधा इसको नॉन करंट एसेट्स में ही लिख दूंगा। इन्वेस्टमेंट 10,000, नॉन करंट एसेट के नीचे, ये नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। आगे कहां पहुंची गाड़ी? इन्वेस्टमेंट हो गया। अब बैंक, बैंक पहली एंट्री में डेबिट हुआ 5,000 और दूसरी एंट्री में बैंक क्रेडिट हुआ 70,000। अब ऑब्वियसली क्रेडिट में ज्यादा है, क्रेडिट में ज्यादा है मतलब ये लायबिलिटी में आना चाहिए। तो बैंक डेबिट हुआ 5,000, ये रहा बैंक डेबिट हुआ 5,000 और बैंक क्रेडिट हुआ 70,000, मतलब कैश एंड बैंक की बात है। तो क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है तो ये लायबिलिटी साइड पे आएगा। कितना डिफरेंस होगा? 65,000। तो मैं इसको लायबिलिटी साइड पे लिखूंगा, करंट लायबिलिटीज में लिखूंगा
करंट लायबिलिटीज में मैं यहाँ पे 65,000 लिखूंगा। 65 कैसे आया? डेबिट में 5,000 है, क्रेडिट में 70,000 है, डिफरेंस 65,000। इसको हम लोग बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैंक बैलेंस। नेगेटिव बैंक बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। डेबिट में 5,000 है, क्रेडिट में 70,000 है, तो क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, तो डिफरेंस आया 65,000। हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, हम लोग साइन प्लस ही रहने देंगे। ये 65,000 हुआ हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। वैसे इसका एक सब हेड होता था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बट अभी वो सब हेड नहीं लिख रहे हैं हम लोग, इसको करंट लायबिलिटीज में ही लिख रहे हैं। आगे इसके बाद कैश एंड बैंक हो गया हमारा। इसके बाद है गुडविल। गुडविल है 16,000। गुडविल आता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में 16,000। गुडविल 16,000। यहाँ पे एक अलग से सब हेड होता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, उसमें गुडविल आता है। बट मैं जैसे बार बार बता रहा हूँ कि हम लोग सब हेड नहीं लिख रहे, सिर्फ मेन हेड लिख रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स। उसमें गुडविल 16,000। डन। गुडविल के बाद हम लोगों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंट्रीज में? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होता है 50,000। बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी होता है 10,000, 50,000 और 10,000। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेएबल 10,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स और मैं यहाँ पे लिखूंगा बिल्स पेएबल। 50,000 और 10,000 क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। डन। अब मैसर्स ए एंड बी पार्टनरशिप फॉर्म, पहली एंट्री में हुआ 1,80,000 क्रेडिट, और दूसरी एंट्री में 1,80,000 मैसर्स ए एंड बी पार्टनरशिप फॉर्म डेबिट। तो इसको मैं बोलूंगा डेबिट क्रेडिट कैंसिल। ये 1,80,000 क्रेडिट भी हुआ, डेबिट भी हुआ, ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट डेबिट इक्वल है, मतलब डिफरेंस बचा 0, तो न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख क्रेडिट हुआ, ये शेयर कैपिटल के नीचे आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल के नीचे आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, ये शेयर कैपिटल के सब हेड के नीचे आएगा। आगे फिर दिया हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है 10,000। इसका सब हेड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोलते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम भी चलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी चलेगा 10,000। ये भी रिजर्व, ये इक्विटी शेयर कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में। कैश एंड बैंक हम लोग 70,000 माइनस 5,000, बाकी 65,000 वो बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लिख दिया है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लिख दिया है 65,000। डन। अभी टोटल करना है और टैली करना है बैलेंस शीट को। आउटर कॉलम में लेके आते हैं सबको, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको अगर याद हो लास्ट ईयर, तो एक मेन हेड का एक ही अमाउंट होना चाहिए। तो लायबिलिटी साइड पे 3 मेन हेड होते हैं। देखो लायबिलिटी साइड पे एक मेन हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, एक मेन हेड होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक मेन हेड होता है करंट लायबिलिटीज। 3 मेन हेड होते हैं। एसेट साइड पे 2 मेन हेड होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स, 2 ही मेन हेड होते हैं। अब एक मेन हेड का एक ही अमाउंट आउटर कॉलम में, तो 1 लाख और 10,000, तो आउटर कॉलम में हो जाएगा 1,10,000। डन। इसके बाद आगे नॉन करंट लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं है, तो आप इसको 0 लिखो या डैश डैश कर दो, एक ही बात है। अब करंट लायबिलिटीज में 3 अमाउंट है, तो इन तीनों का टोटल करेंगे 65 और 50 और 10। अब 50 और 10 हुआ 60, 50 और 10 60 और 65 125, 1,25,000। अब टोटल में एक है 1,25,000 और एक है 0 और एक है 1,10,000। 110 और 0 और 125, तो होगा 2,35,000। 2,35,000
इसको बचपन के जैसे सिंगल लाइन डबल लाइन कर देना। 2,35,000। अब एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स का टोटल, नॉन करंट एसेट्स का टोटल इक्वल टू सम फ्रॉम 84 to 16, 1,70,000 नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स का टोटल, इन 3 करंट एसेट्स का टोटल 65,000, 30 और 25 और 10, टोटल 65,000। ठीक है, अब 170 और 65, 2,35,000, ये हमारे एसेट साइड का टोटल। अभी आपको याद होगा लायबिलिटी साइड पे भी टोटल यही आया था, लायबिलिटी साइड पे भी टोटल यही आया था 2,35,000, और एसेट साइड का टोटल भी यही है 2,35,000। डन। तो दोनों साइड पे हमारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। ये लायबिलिटी का टोटल 2,35,000 और ये एसेट का टोटल 2,35,000। और कॉमन सेंस की बात है, जो सब जर्नल एंट्री में लिखा हुआ है वही बैलेंस शीट में लिखा, तो बैलेंस शीट टैली तो होगी ना। जर्नल एंट्री में जो डेबिट में था वो एसेट में लिखा, जो क्रेडिट में था वो लायबिलिटी में लिखा, तो बैलेंस शीट तो टैली होगी ना। जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट इक्वल है, तो बैलेंस शीट में भी डेबिट क्रेडिट इक्वल ही होगा। पर जिस बच्चे को ये पता हो कि एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होती है, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होती है। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं जैसे आप लोग लिख सको। यहाँ पे डेट क्वेश्चन में देख लेना कौन सी है, मैं देख के बताऊं। क्वेश्चन में डेट है ये रे 31/3/16 और ये है 1/4/16, तो हम बाद वाली डेट लिखेंगे 1/4/16। अगर 2 डेट्स है तो हम बाद वाली डेट लिखते हैं 1/4/16। तो बैलेंस शीट ऑफ जयश्री लिमिटेड एज ऑन 1/4/16। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट देख लेना वीडियो पॉज करके। जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे अच्छी तरह वीडियो पॉज करके लिख लेना। यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख लेना मेरा सारा। ये बैलेंस शीट है, लिखो सब लोग, देखो।